गुड इवनिंग आप गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है ना, लाइफ लाइन नेशनल इकोनॉमी, जो कि आपका न्यू सेशन के अनुसार है। इस चैप्टर में मुख्यतः हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार जो किसी देश का इकोनॉमी है वो किस प्रकार संचालित होता है और उसका लाइफ लाइन क्या है, उस इस चैप्टर के थ्रू हम लोग जानेंगे। ये आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर में हम लोग लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ में अलग अलग मटेरियल का यूज़ करते हैं, सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो सर्विसेज हमारे आसपास मौजूद हैं, तो वो सर्विसेज हम तक कैसे पहुंचती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सर्विसेज है हम लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग लोग जुटे हुए रहते हैं, अलग अलग सर्विसेज हम लोग को सप्लाई किया जाता है ना। तो ये आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाया जाता है। और ये सर्विसेज कैसे एक लोकेशन के से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाया जाता है, तो ये सर्विसेज आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ वैसे लोग है ना जो इस मूवमेंट में यानी सर्विसेज या गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या जो इस मूवमेंट को संचालित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेडर कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेडर्स कहते हैं। प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है किसके द्वारा? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, है ना। तो जैसे कि देखते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, तो अगर किसी भी देश का विकास अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो आपका निर्भर करता है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के आधार पर, और किस तरह से वहाँ पर गुड्स और सर्विस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर डेवलपमेंट के बात करें और इफ़िशिएंट में डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है आपका किस में? इफ़िशिएंट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ये जो गुड्स है, ये सर्विसेज है ना, वो हमारे हम बात करेंगे धरती के बारे में, तो हमारे अर्थ पर 3 प्रकार से गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये क्या क्या है? तो लैंड है, वाटर है एंड एयर है। तो इस आधार पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि ये लैंड मीन्स है। ट्रांसपोर्ट का क्या क्या मीन्स है, यानी ट्रांसपोर्ट किस प्रकार कैरी किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं, ये आपका क्या है? लैंड मीन्स। लैंड मीन्स में आपको क्या क्या आता है? रोडवेज आता है, रेलवे लाइन आता है और पाइप लाइन आता है, यानी ज़मीन के माध्यम से ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है। दूसरा है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है आपका इनलैंड और ओवरसीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर समझेंगे कि इनलैंड ट्रांसपोर्ट मतलब अगर किसी देश में नदियों के माध्यम से, है ना, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इनलैंड ट्रांसपोर्ट की कहलाता है। और ओवरसीज ट्रांसपोर्ट मुख्यतः समुद्री माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, यानी हवा के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुख्य रूप से एयर ट्रांसपोर्ट के लिए एरोप्लेन की ज़रूरत होती है ना। तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक डोमेस्टिक एयरवेज और दूसरा इंटरनेशनल एयरवेज। तो देखिए, डोमेस्टिक एयरवेज वैसे कहते हैं जो लोकल एरिया में अपने फ्लाइट को या कार्गो ट्रांसपोर्ट भी इसको कहा जाता है, जो हवाई जहाज़ से आपका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्यतः डोमेस्टिक में लोकल यानी किसी देश के इंटरनल एरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का अर्थ है कि एक दूसरे से दूसरे देश तक जो फ्लाइट जाती है या जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है।
तो ये भी आपका ट्रांसपोर्टेशन में मुख्यतः दो भाग होता है, एक पब्लिक अंडरटेकिंग, एक प्राइवेट एयरलाइन। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग में मुख्यतः या तो सरकार सार्वजनिक रूप से सरकार इसको संचालित करती है, जैसे कि अगर हम भारत में भी वर्तमान में बात करें तो एयर इंडिया। ठीक है, और प्राइवेट एयरलाइन जो निजी रूप से संचालित होती है, जैसे आपका प्राइवेट एयरलाइन भारत में बात करें तो स्पाइस जेट है ना, फिर गो एयरवेज है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्राइवेट एयरलाइंस। तो उम्मीद है कि आपको फिगर नंबर 7.1 समझ में आ गया होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहले के समय के बारे में बात करें तो लंबे समय तक जो ट्रेड है यानी व्यापार है और ट्रांसपोर्ट है आपका लिमिटेड था। क्यों लिमिटेड था? क्योंकि पहले इतनी सुविधा नहीं थी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इतना विकास नहीं हुआ था, जिस कारण लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, लोगों को जानकारी हुई, नॉलेज हुआ, ठीक है, जिस इसका प्रभाव आपका ट्रेड पर पड़ा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स भी अवेलेबल हुआ। यानी अब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर चुका है कि आज के समय में दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया है और साथ ही साथ हम लोगों के पास इफ़िशियंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट है। मतलब कुछ ही समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी वस्तुओं या गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है? तो ये आपका जो डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, उसके आधार पर ट्रांसपोर्ट और अवेलेबल हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में इंडिया वर्ल्ड के अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही हमारा साइज कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर भूमि है, या फिर हमारे यहाँ आज भाषाई विभिन्नता है या सामाजिक आर्थिक कल्चर डिफरेंट है, लेकिन तो पर भी हमारा देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेलवे, एयरवे, वाटरवे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, है ना, ये सब चीज़ें आपको सामाजिक आर्थिक विकास में हेल्प करती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो ट्रेड्स है, लोकल से इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड है, ये भी आपका किसी भी देश के आर्थिक व्यवस्था में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सुविधाओं का विकास हो रहा है, जिसके कारण ये आम लोगों के जीवन को क्या बदल रहा है और हेल्पफुल बना रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एज सर्व कर रहा है कि हमारे देश के लिए लाइफलाइन के रूप में। तो बाकी का टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये है जो आपको लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत ही इफ़िशियंट रोल निभा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट का अलग अलग मीन्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे हम बात किए थे लैंड ट्रांसपोर्ट का, तो अब हम डिस्कस करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स में। सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे? रोडवेज का। तो चलिए शुरू करते हैं रोडवेज को। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर बात करें तो 56 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है। ठीक है, जो रेलवे के बाद रेलवे से के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो रेलवे के अपेक्षा रोडवेज को मेंटेन करना, उसको संचालित करना आसान होता है। ठीक है, जिसके कारण रेल ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा आपका रोड ट्रांसपोर्ट को वैल्यू अधिक मिल रहा है और ये बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, कम है। ठीक है, रेलवे के अपेक्षा। ठीक है, रोड्स को हम लोग जोग्राफिकल टोपोग्राफी के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं और उससे कई रूट निकाल सकते हैं। ठीक है,
रोड्स आपका ऊंचाई वाले स्थान हो चाहे ढलाई वाले स्थान हो, यानी अगर रोड का डेवलपमेंट किया जाए तो अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर भी रोड का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ढलानों पर भी रोड का डेवलपमेंट किया जा सकता है, या मैदानी एरिया में, जैसे कि अगर हम बात करें हिमालय पे, तो आज हिमालय तक का रोड, हिमालय तक रोड पहुंच गया है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रोड ट्रांसपोर्ट आपका इकोनॉमिकली है, मतलब सस्ता है अन्य ट्रांसपोर्ट के अपेक्षा। और साथ ही साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना चाहें या शॉर्ट डिस्टेंस में आप गुड्स पहुंचाना चाहें तो ये आप रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगर डोर टू डोर सर्विस के बारे में, तो अगर आप सामान लेते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप तक वो सामान आपके घर तक पहुंचाया जा सकता है, जिसके कारण आपका ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा होता है वो कम होता है। ठीक है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट आपको दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एज ए फीडर, ठीक है, यानी हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लिया जाए किसी व्यक्ति को रेल से दूसरे स्टेशन जाना हो या दूसरे जगह जाना हो, तो वो रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचेगा? जाहिर सी बात है वो रेलवे स्टेशन रोड के माध्यम से पहुंचेगा। या फिर किसी व्यक्ति को एयरपोर्ट जाना हो या प्लेन पकड़ना हो या सी पोर्ट जाना हो, तो वो किसके माध्यम से ही जाएगा? रोड के माध्यम से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोड दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एज ए फीडर काम करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे तो भारत में आपको रोड को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम आगे मैप के थ्रू भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है गोल्डन क्वाड्रेट्रियल सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रेट्रियल सुपर हाईवे। ठीक है, तो देखिए आप भारत सरकार ने एक क्या कहते हैं मूवमेंट लॉन्च किया है। ठीक है, रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके द्वारा आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और वापस दिल्ली एक सुपर हाईवे से जुड़ा है। अगर हम इसको मैप में देखें तो अगर हम देखते हैं तो चलिए हम लोग मैप में देखते हैं कैसे है गोल्डन क्वाड्रेटर। तो ये आप जो मैप देख रहे हैं ये आपका इंडिया का हाई मैप है, जो रोड का कनेक्टिविटी है वो शो कर रहा है। तो ये आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये जो येलो लाइन है आपका गोल्डन क्वाड्रेट्रियल है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि गोल्डन क्वाड्रेट्रियल आपका कहाँ से शुरू हुआ। ये देखिए आप लोग, ये आपका दिल्ली से शुरू हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे ये आपका दिल्ली से शुरू हुआ है ना, देखिए ये दिल्ली से होते हुए कहाँ गया है? कोलकाता गया है। फिर ये कोलकाता से नीचे आ रहा है। ठीक है, कोलकाता से आ रहा है नीचे, ये कोलकाता से नीचे आते हुए देखिए ये कोलकाता से नीचे यहाँ पर चेन्नई तक आएगा। फिर ये चेन्नई से जाएगा आपका मुंबई होते हुए। ठीक है, ये वापस कहाँ मिल जाएगा? आपका ये वापस दिल्ली में मिल जाएगा, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये येलो लाइन है, ये वापस किस में मिला? तो दिल्ली में। ये आपका एक क्वाड्रेटरल डिज़ाइन बना रहा है और इसी को हम लोग गोल्डन क्वाड्रेटल नेशनल हाईवे करते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है, जो भारत के जो प्रमुख शहर हैं उसको इसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये गोल्डन क्वाड्रेटल क्या है। इसको हम लोग 6 लेन सुपर हाईवे के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बात करें तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या करता है कि नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है। तो देखिए नॉर्थ में आपका कौन है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और साउथ में आपका क्या है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तो अगर हम फिर से वापस मैप पर आते हैं तो ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका श्रीनगर से ये क्या हुआ है? शुरू हुआ है ना। और इसमें आपको गोल्डन क्वाड्रेटल से भी मैप मिला है। अब हम देखिए इसको नीचे आ रहे हैं, देखिए ये आपका नीचे आ रहा है ना। नीचे आते हुए ये कहाँ मिलेगा? ये आपका देखिए ये जो है नीचे आते हुए आपका ये मिलेगा कन्याकुमारी तक, है ना। देखिए
देखिए आपको ये कहाँ मिल रहा है, कन्याकुमारी तक, यानी ये जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ये आपका इंडिया का लास्ट शोर है। तो नॉर्थ को यानी जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। अब हम देखेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो देखिए आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है आपका आसाम का सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, यानी सिलचर को आसाम को किससे जोड़ रहा है, गुजरात से। फिर से हम लोग मैप पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये सिलचर देखिए, ये कहाँ, ये आपका आसाम है। ठीक है, ये आपको किससे जोड़ रहा है, आसाम को, यानी आसाम को वापस किससे जोड़ रहा है, गुजरात से, है ना। तो ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। उम्मीद है कि आपको नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर समझ में आया होगा। तो देखिए इस हाईवे का जो डिज़ाइनिंग भारत सरकार ने किया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, जो लॉन्ग टाइम लगता था भारत के बड़े बड़े शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, उसको समय को रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट रूट डिस्टेंस है, उसको आसानी से ये कवर करने के लिए ये भारत सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। ठीक है, इसको हम लोग हाईवे प्रोजेक्ट को जो बनाया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए भारत सरकार का एक अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग NHAI के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं आपका नेशनल हाईवे। ठीक है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है कि वो भारत देश के अलग अलग भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, ये देश का प्राइमरी रोड है। ठीक है, और ये एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता है। ठीक है, और ये जो है आपको मेंटेन करता है आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका नेशनल हाईवे मुख्यतः नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं NH1 के बारे में, जो कि आपको हम लोग GT रोड भी कहते हैं और शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। पहले के समय में इसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। ठीक है, फिर इसको GT रोड भी कहा गया। ये आपका क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 1। ठीक है, ये आपको दिल्ली से अमृतसर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, और आपको अगर अधिक जानना है कौन कौन से, क्योंकि आज के समय में जो परियोजनाएं बन रही, नए नए रोड बन रहे हैं, तो उसके अनुसार नेशनल हाईवे का पोजीशन चेंज हुआ है। आपके ये बुक में जो डेटा दिया हुआ है वो थोड़ा पुराना डेटा दिया हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे का पोजीशन अब चेंज हुआ है। ठीक है, नेशनल हाईवे का पोजीशन नंबर अलग अलग हुआ है। उसके लिए हम आपको एक लिस्ट भेज देंगे, या फिर आप इस वीडियो के नीचे आप लिस्ट उसको फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम अब आते हैं आपका स्टेट हाईवे। ठीक है, आपको स्टेट हाईवे क्या है, तो स्टेट हाईवे है कि एक स्टेट की कैपिटल को जिले के हेडक्वार्टर से जोड़ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिहार को ही अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो जैसे कि बिहार का कैपिटल क्या है, पटना को, तो पटना को जितना भी बिहार में ज़िला है, पटना को उन सभी ज़िलों से जोड़ना किसके थ्रू होता है, वो स्टेट हाईवे के थ्रू। जैसे हमारा अगर बात करते हैं नालंदा ज़िला, तो नालंदा ज़िला जिस हाईवे से के थ्रू जुटा हुआ है पटना से, वो हाईवे क्या कहलाता है, स्टेट हाईवे। ठीक है, तो जो स्टेट हाईवे का मेंटेनेंस किया जाता है वो किसके थ्रू होता है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड होता है एक जिला में के विभिन्न भागों को या विभिन्न स्थानों को एक जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यानी जिला में जो रोड कनेक्टिविटी होता है वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट रोड। तो ये एक ज़िले को दूसरे उस ज़िले के अलग अलग भागों से जोड़ता है। ठीक है, ये रोड क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट रोड, इसको जिला परिषद मेंटेन करता है। अब हम बात करेंगे अदर रोड। ठीक है, और रोड कौन कौन सा है, तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का जो रोड है, रूरल एरिया का रोड है, वो आपको शहर से गांव से जोड़ा जाता है, तो वो रोड आपको अदर रोड के कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो ये जो अदर रोड होता है ना, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र को शहरी एरिया से या शहर
से संपर्क करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो रोड है उसको मेंटेन किया जाता है मुख्यतः प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा, और इसका निर्माण भी इसी योजना के तहत किया जाता है। इसके तहत गांव को देश के हमारे देश के सभी गांव को शहर से जोड़ने की योजनाएं चलाई गई है। और ये आपका मोटरेबल रोड बनाया जाता है ताकि वो ऑल सीजन वर्किंग रोड हो, मतलब सभी सीजन में वो रोड काम करे, ना कि वो रोड मतलब रेनी सीजन में ख़त्म हो जाए। अब हम बात करते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या है? तो वैसा रोड जो देश के सीमा पर निर्माण किया जाता है, यानी बॉर्डर पर बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉर्डर रोड। ठीक है। तो बॉर्डर रोड का जो मेंटेनेंस होता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, जो कि भारत सरकार का एक भाग है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर रोड में बॉर्डरिंग एरिया में जो रोड डेवलप किया जाता है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। और ये किसी भी देश के लिए आपका स्ट्रेटेजिकली रूप से इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो हमारे यहाँ नॉर्थन और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर का एरिया का जो रोड है वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट है, और ये हमें बॉर्डर तक कनेक्टिविटी पहुंचाता है, जिसके माध्यम से हम अपने अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उसके माध्यम से हम आसानी से अपने हथियारों तक बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं और दुश्मन से हम लोग युद्ध लड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये सभी जो रोड होते हैं वो तराइन एरिया है ना, इन सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बॉर्डर रोड समझ में आया होगा। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं हिली ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ से आपको ये पहाड़ पर जो ये बना हुआ है ये क्या है? आपका रोड है ना। ये तो पहाड़ी एरिया पे जो रोड डेवलप किया है। ठीक है। और बॉर्डर के पास ये जो रोड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉर्डर रोड। अब ये देखिए, आपको ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। रोड को उनके बेसिस के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार का रूप में बांटा गया है, उनके कंस्ट्रक्शन के आधार पर, मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। ठीक है। मेटल्ड रोड किसका बना हुआ तो रहता है? तो मेटल रोड आपका बना हुआ रहता है सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमिनस ऑफ कोल। ठीक है। और इसको हम लोग ऑल वेदर रोड भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी मौसम में ख़राब नहीं होता है, चाहे पानी पड़े चाहे कुछ भी हो, ये रोड हमेशा सही रहता है और काम करता है। अनमेटल रोड वैसे कहते हैं, वैसे रोड को कहते हैं जो बारिश के सीजन में ख़राब हो जाता है, तो वैसे रोड को हम अनमेटल्ड रोड कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रोडवेज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका रेलवेज। तो आपका आज ये पार्ट 1 हो गया, एंड ऑफ पार्ट 1। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। और इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज़ like, subscribe, and help us to grow, and I will promise you to provide like this type of educational video. Thank you। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।